दोनों ही एक दूसरे के ताक़ुब में बाहर आ गए। ब्रिगेडियर साहब की जीप में बैठकर वो थोड़ी देर बाद यहाँ मौजूद पायलट का खुसूसी गर्म लिबास पहनने के बाद अब हेलीपैड की तरफ जा रहा था, जहाँ एक एलिवेट 3 हेलीकॉप्टर उसका मुंतज़िर था। हेलीकॉप्टर की चेकिंग और रीचेकिंग के मराहिल यहाँ पहले से मौजूद एविएशन के माहिरीन कर चुके थे। अब वो परवाज़ के लिए तैयार था। इस हेलीकॉप्टर में खुसूसी तौर से तस्वीरें उतारने वाले कैमरे नस्ब किए गए थे ताकि दुश्मन की नक़्ल हरकत को देखा जा सके। कैप्टन आरिफ से कहा गया था कि वो दुश्मन की मुख्तलिफ़ पोजीशनों की तस्वीर उतारने की कोशिश करे। ब्रिगेडियर साहब जो खुद अपनी जीप चलाकर यहाँ पहुँचे थे, सारे रास्ते कैप्टन आरिफ पर कुरानी आयत पढ़कर फूंकते रहे। दोनों जीप एक तरफ खड़ी करके नीचे उतर आए। कैप्टन आरिफ से बगलगीर होते हुए उन्होंने गर्म चोची से अलविदा कहा और एक तरफ खड़े हो गए। यहाँ मौजूद माहिरीन जिन्होंने एक मेजर साहब की निगरानी में 2-3 मरतबा हेलीकॉप्टर के इंजनों की कारकर्दगी चेक की थी, एक तरफ कतार बनाकर मुअद्दब किसी अगले हुक्म के मुंतज़िर खड़े थे। कैप्टन आरिफ ने सबसे बारी बारी हाथ मिलाकर इनकी नेक तमन्नाएं और दिली दुआएं वसूल की और थोड़ी देर बाद ही वो पायलट सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट कर चुका था। अपनी तरबियत के मुताबिक उसने तमाम परवाज़ों की कारकर्दगी चेक की और हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा दिया। जैसे हेलीकॉप्टर बुलंद हो रहा था, ब्रिगेडियर साहब और दूसरे जवानों की दिली दुआएं उसका ताक़ुब कर रही थीं। अगले चंद लम्हों बाद कैप्टन आरिफ उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। ब्रिगेडियर साहब फ़ौरन पलटे और अब खुद वायरलेस रूम में मौजूद थे, जहां कैप्टन आरिफ का राब्ता बराह रास्त उनसे था। उसका हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की बुलंदी तक परवास कर सकता था। उस वक्त बुलंदी दिखाने वाले सुई अपने आखिरी पॉइंट को छू रही थी। इतने गर्म लिबास पहनने के बावजूद कैप्टन आरिफ को अपना मुंजमद जिस्म का एहसास हो रहा था। ये एहसास दरअसल उस मंज़र का मरहून मिन्नत था जो उसकी आंखों के सामने हद निगाह तक फैला हुआ था। पहाड़ों की बर्फीली और नोकदार चोटियों के दरमियान वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। उसे चारों तरफ सिवाय बर्फ़ की और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने जहन पर नक्श रास्ते पर वो महुए परवाज़ था। गो के उसे उन सब चोटियों के नाम याद नहीं रहे थे, लेकिन इस बात का इल्म ज़रूर था कि वो अभी तक पाकिस्तानी इलाके में ही परवाज़ कर रहा है। 15 मिनट उसे होने को आए थे और हर 5 मिनट बाद वो कमांड ऑफिस में ब्रिगेडियर साहब को रिपोर्ट कर रहा था। उसी वक्त उसने सेट ऑफ किया ही था कि अचानक उसे बिल्कुल सामने एक सुर्ख लकीर सी चमकती दिखाई दी और उसके साथ ही धमाके की आवाज़। फायरिंग हो रही है, उसने फ़ौरन ही जान लिया और अगले एक लम्हे की गफलत शायद इसको हेलीकॉप्टर कैप्टन आरिफ समेत आग के गोले में तब्दील हो जाता, मगर वो अपने खुसूसी वतीयत करदा छठी हिस्स के सहारे हेलीकॉप्टर को दाएं तरफ घुमा चुका था। अभी उसने बमुश्किल अपना हेलीकॉप्टर सीधा किया था जब एक दूसरे के ताक़ुब में कई दर्जन गोलियां और गोले इसके दाएं से चंद फीट के फासले से गुजरे और दूसरे ही लम्हे इसका राब्ता कमांड ऑफिस से कायम था। सर, मुझ पर फायरिंग हो रही है। उसने अपने सामने मौजूद मकियासुल मतर पर नज़र जमा कर ब्रिगेडियर साहब को एरिया की पोजीशन और ऊंचाई बताई। अच्छा, तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। ब्रिगेडियर साहब ने इसकी बात सुनने के बाद हुक्म दिया। सर, मैं दुश्मन की पोजीशन देख लूँ, कैप्टन आरिफ ने कहा। नो, वापस आओ, ब्रिगेडियर साहब ने गुस्से में कहा। वो जानते थे इस निहत्थे हेलीकॉप्टर से कैप्टन आरिफ दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कैप्टन आरिफ जैसे मुश्ताक पायलट को किसी भी तरह से ज़ाया नहीं कर सकते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत से ऐसा अंधा खेल कैप्टन आरिफ का दिलचस्प मशगला है। कैप्टन आरिफ ने अपना सेट ऑफ कर दिया था। अब वो अपने बाएं जानिब चक्कर काट कर इस पहाड़ी के अकब में आ गया था जहां मौजूद किसी गन से पोजीशन हो रही थी। अचानक ही इसकी निगाह अपने सामने बाएं जानिब एक छोटी पहाड़ी चोटी पर पड़ी जिस पर भारतीय फ़ौज के कुछ जवान अपनी पोजीशनें कायम कर रहे थे। कुछ भारतीय फौजी पहाड़ी की इस बुलंदी पर बुलंद चोटी से मजबूत रस्से बांधकर नीचे लटका रहे थे ताकि इनकी मदद से सामान्य हर ऊपर खींच सकें और बाकी साथी बर्फ़ के जहन्नुम में शायद इग्लू नुमा ख़ैमे नस्ब कर रहे थे, क्योंकि 12,000 फीट की बुलंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा ईंट, पत्थर और सीमेंट वगैरह किसी किस्म की तामीराती काम में शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए सियाचिन की इस बुलंद पहाड़ी चोटी पर भारतीय फ़ौजी अपना रिहाइश और गोला बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए फाइबर गिलास के ख़ैमे नस्ब कर रहे थे जिन्हें इग्लू कहा जाता था। कैप्टन आरिफ ने ये इग्लू इसलिए नहीं पहचाने थे कि इनका वास्ता इनसे रहता था। पाकिस्तानी फ़ौज के पास इसने कभी ऐसे फाइबर गिलास के ख़ैमे नहीं देखे थे। उसने तो हाल ही में रूस की साइबेरिया में मौजूद फ़ौजी जंगों पर मुश्तमिल एक फ़िल्म देखी थी जिसमें शदीद तरीन बर्फ़बारी से बचने के लिए रूसी फ़ौजी ने ऐसे फाइबर गिलास के ख़ैमे इस्तेमाल किए थे। कैप्टन आरिफ का जी चाहा कि अपने वतन की मुक़द्दस सरज़मीन पर उठने वाले कदम इन भारतीयों को सर्द जहन्नुम के ईंधन में बना दे, लेकिन वो मजबूर था। उसके हेलीकॉप्टर में कोई गन नहीं थी।
ये सिर्फ फ़िज़ाई निगरानी और पारबरदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला एलिवेट 3 हेलीकॉप्टर था। आज उसे शिद्दत से अपनी बेबसी का इजहार हो रहा था। उसने अपनी दानिश में दुश्मन के ख़तरनाक हद तक नज़दीक जाकर अपने हेलीकॉप्टर में नब्ज़ कैमरों से इंतहाई ख़तरनाक ज़ावियों से दुश्मन की पोजीशनों की तस्वीरें उतारी। इस दौरान ब्रिगेडियर साहब इसे मुसलसल वापसी की तलकीन करते रहे। शायद वो यहाँ भी दुश्मन की नज़रों में आ गया था, क्योंकि अब अचानक ही इस पर दो अतराफ़ से फायरिंग होने लगी थी। लेकिन इसने पोजीशन ऐसी ले रखी थी कि अब ये गोलियाँ और गोले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इंतहाई महारत से वो दुश्मन के सीने पर मूंग दलता अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर अब महफूज इलाके में पहुंच चुका था और अगले 15-20 मिनट के प्रवास के बाद वो बेस कैंप पर लैंड कर रहा था। इंतहाई ख़तरनाक और नामसाइद हालत में जनरल साहब स्कर्दू के फ़ौजी हेडक्वार्टर में पहुंचे थे। यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर 120 मील दूर था। हेडक्वार्टर से 65 मील दूर खपलू तक सिर्फ एक छोटी सड़क ट्रैक्टर और ट्रालियों के लिए बनाई गई थी। जनरल साहब को इल्म था खपलू से 60-70 मील की दूरी तक अगर इन्हें सल्तोरो पहाड़ी सिलसिले तक जाना है तो वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। स्कर्दू हेडक्वार्टर में जनरल साहब की आमद से पहले तमाम अफसरान मुस्तैद थे। इस वक्त ब्रीफिंग हॉल में इंतहाई अहम मीटिंग चल रही थी। कैप्टन आरिफ की उतारी हुई तस्वीर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और GHQ के ताज़ा सर्कुलर्स यहाँ सब एक मेज़ पर सलीके से सजे हुए थे। जनरल साहब ने बारी बारी हर एक रिपोर्ट और तस्वीर का जायज़ा लिया। एक आजमूदा जनरल होते हुए वो जानते थे कि दुश्मन ने इन्हें ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है, लेकिन अपने कम तरीन वसाइल के बावजूद उन्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी कमज़ोरी का एहसास नहीं हुआ। दुश्मन ने इन्हें बड़ा सख्त चैलेंज दिया था। दुश्मन मुकम्मल तैयारी के बाद मैदान कारज़ार में आया था, जबकि इन्हें कभी गुमान भी नहीं गुजरा था। यूँ भी एक महदूद बजट में पाकिस्तान आर्मी ऐसे एडवेंचर्स का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। जनरल साहब जानते थे कि मैदान कारज़ार में जंगी मंसूबों के मुताबिक फ़ौज की इंतज़ामी ज़रूरियात, गोला बारूद, असलहा, राशन, मवासलात का मरबूत निज़ाम, तिब्बी मराकज़ वगैरह की फ़राहमी के लिए बाकायदा जामे मनसूबाबंदी की जाती थी और ख़ुसूसन ज़राए आमदोरफ़्त किसी ऐसी भी मनसूबाबंदी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। अगर इनके पास भारतीय फ़ौज की तरह तमाम वसाइल आ भी जाएँ तो भी इन्हें दुश्मन के सामने मोर्चाबंद जवानों तक सड़कों के ज़रिए ही पहुंचाया जाएगा, जबकि यहाँ तो सड़क क्या कोई ऐसा मुस्तकिल रास्ता ही नहीं था जिस पर सफ़र करके मंजिल तक रसाई हासिल की जा सकती। इन हालात में किसी भी इंतज़ामी मंसूबे यानी लॉजिस्टिक प्लान को अमली शक्ल देना कैसे मुमकिन होगा, और जवानों तक अगर सामान हरबज़र भी ना पहुँचाए तो जंग कैसे जीती जाएगी। दुश्मन ने जनरल साहब को दुनिया के मुश्किल तरीन महाज पर दावत मुबाज़रत दी थी। 24,000 फीट से बुलंद बर्फ़ानी चोटियों और दुनिया के ख़तरनाक ग्लेशियर से घिरा ये बर्फ़ज़ार, जहाँ इंसान तो क्या भूत प्रेत भी जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। सियाचिन के अलावा चोलोंग, गियांग, बलाफोन और कंदोज ग्लेशियर पर भी इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं था। इन ग्लेशियर्स के नज़दीक तरीन इंसानी आबादी साल्तोरो और कंदोज की वादियों में मौजूद इन छोटे छोटे देहातों पर मुश्तमिल थी, जो महज़ूद दुनिया से कई महीने कटे रहते थे। यहाँ के मकीन ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात यहाँ से करीबन 37 मील की दूरी पर वाक़िया खपलू से ख़रीद कर ज़ख़ीरा करते थे और महीनों इसी ज़ख़ीरे के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। साल्तोरो से खपलू तक का सफ़र ही आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तंग और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के अलावा रास्ते में आने वाले दरियाए कंदोस, दरियाए श्योक और छोटे छोटे नदी नालों का अबूर करना पड़ता था। इन दरियाओं पर लकड़ी का कोई पुल मौजूद नहीं था। दरियाओं के दोनों किनारों पर बने सतूनों से बंधी हुई लोहे की मोटी तार से मुंसलिक ट्राली या भेड़ बकरियों की खालों से मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली राफ्ट, जिसे मुकामी ज़बान में ज़ख्त कहते हैं, के अलावा और कोई ज़रिया नहीं था। ट्राली में एक वक्त में एक आदमी और हफ्ते में एक मरतबा चलने वाली राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आदमी एक वक्त में दरिया अबूर किया करते थे। वादी सल्तोरो और कंदोज तक रसाई जान जोखों में डाले बगैर मुमकिन नहीं थी। इन हालात में इन वादियों से भी आगे कोह सल्तोरो के दर्रों पर काबिज भारतीय फ़ौज से इन्हें लोहा लेना था, क्योंकि चोलांग, गियांग, बलाफोन और कंदोज ग्लेशियर्स का नुक्ता आगाज़ ही इन आबादियों से 35 से 40 मील दूर था और ग्लेशियर्स के दहानों से कोह सल्तोरो पर वाक़िया दर्रों का सफ़र मज़ीद 10-15 मील बनता था। इन ख़तरनाक ग्लेशियर्स की नाहमवार सतह और दुश्वार गुजार रास्तों पर एक वक्त में बमुश्किल एक आदमी चल सकता था और एक लम्हे की गफलत इसे हज़ारों फीट गहरी खाई में फेंक सकती थी। कुदरती आफात इसके सिवा थी। मौसम बेएतबार था। यहाँ मौसम की पेशगोई करना अगर मुमकिन नहीं था तो मुश्किल ज़रूर था। किसी भी वक्त कोई अवलांच आती थी, किसी भी लम्हे कोई स्लाइड आती तो इनसे बचने का कोई रास्ता बाकी ना रहता। ऐसे बर्फ़ानी तूफ़ानों का नतीजा सिर्फ मौत था।